नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा। आप सबका स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज पर। दोस्तों, आज की इस वीकली वीडियो सीरीज में आपके साथ बात करना चाहता हूं। कल यानी बीते दिन जो बिहार के लोकतंत्र के जो रिजल्ट हमारे सामने आए, जिसमें हमने ये देखा कि वहां की सरकार के अगेंस्ट कोई एंटी इनकम्बेंसी प्रूव नहीं हुई और वहां की सरकार ने बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ वापस सत्ता में उन्होंने लिया। अब जो इसके एनालिसिस हो रहे हैं उसमें ये बात हो रही है कि वो सुशासन था या उन पार्टियों का पॉलिटिकल एजेंडा इस तरीके से था जो जनता को बहुत अच्छा लगा और वो वापस आ गए। इस बात का उन्हें बहुत बहुत उन्हें शुक्रिया, उन्हें उनका स्वागत भी इस चीज के लिए। लेकिन मेरे इस वीडियो से जो मैं विश्लेषण करना चाहता हूं वो उस बात का करना चाहता हूं, ये सुनने में आया और ये समझने की भी सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार ने एकाएक जो अगस्त के महीने में कैबिनेट के थ्रू अपना एक प्लानिंग उन्होंने अप्रूव करवाया कि वो महिलाओं के 10,000 रुपए की 3 किस्तें वो उन्हें देंगे। और उस योजना को उन्होंने अगस्त में अपनी कैबिनेट से अप्रूव करवाया। और चूंकि तब अधिसूचना जारी नहीं हुई थी चुनाव की, और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से या ऐसे कह दीजिए उनकी इंटेंशन थी कि वो फटाफट वो पैसा जो है वो महिलाओं तक पहुंचे। तो 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख महिलाओं ने बिहार से उस योजना के लिए आवेदन कर दिया और उसकी 3 किस्तें जो है वो दे भी दी गई। पहली किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीब 75 लाख महिलाओं को दी गई, दूसरी किस्त उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई और तीसरी किस्त फिर शायद मुख्यमंत्री जी ने रिलीज की। तो जो आंकड़े ये कहते हैं कि करीब चुनाव से अधिसूचना से पहले या उसके बीच में जब भी है, करीब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की किस्त दे दी गई। अब कहना यह चाहता हूं कि जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को आपने 10,000 रुपया दिया, उसको जब हम काउंट करते हैं तो कई सारी जीरो आती हैं। उन जीरो को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो करीब ये 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा है जो बिहार सरकार ने, चूंकि वो सत्ता में थी लेकिन चुनाव से पहले उनके ये ख्याल आया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्हें लगा कि हमारे हमारे स्टेट को हमें एम्पावर करना है, फाइनेंशियली एम्पावर करना है, तो जो महिला है उसको भी रोजगार में आना चाहिए और उन्होंने उसके लिए उसे सहायता दी। लेकिन ये खर्चा कितना बना? ये करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा बना। और मैं इसको चुनाव से, चूंकि ये पहले ही हुई है एकाएक, मेरा ये समझना और मेरे जैसे कई लोगों का समझना ये गलत नहीं है कि ये एक फाइनेंशियल मोटिवेशन थी कि उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी साबित ना हो। यानी आपने सिर्फ वायदा नहीं किया, आपने वादे को एकाएक जमीन पे भी उतार दिया और आपने वो किस्तें जो हैं वो उनके खातों में क्रेडिट करवा दी। लेकिन चूंकि मैं इस वीकली सीरीज में अर्थशास्त्र पे या वित्त से संबंधित या आर्थिक मामलों से संबंधित वीडियो आपके साथ लेके आता हूं, तो मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, आप ही समझिए कि 12,000 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है किसी राज्य के लिए। यानी साल का वित्तीय बजट जिसमें साल के खर्चे होने हो 3 लाख करोड़ रुपए। बिहार सरकार के जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2025-26 में जो अपना बजट दिया था, उस बजट में उन्होंने अपने जीडीपी को प्रोड्यूस किया था करीब 10 लाख करोड़। और उस बजट में उन्होंने कहा था कि उनकी जो खर्चे होंगे वो 3 लाख करोड़ के होंगे और जो आय है वो तो करीब 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास थी। यानी ऑलरेडी जो बजट था वो करीब 3 से 5% के बीच में फिस्कल डेफिशिएट का था, 3 से 5% के घाटे का था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, वो बजट आया था मार्च के महीने में और आज चल रहा है नवंबर। अब तो सरकार वापस आ गई है और ये नवंबर में जो सरकार वापस आई है, ये सरकार वापस आई है कहीं ना कहीं, ये हर एनालिसिस में आ रहा है कि महिलाओं को बहुत बड़ी मोटिवेशन लगी। पहली किस्त जो उनके खाते में आई करीब 12,000 करोड़ की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस 12,000 करोड़ को, जो उनका कुल खर्चा था जिसको उन्होंने प्रेडिक्ट किया था करीब 2,95,000 करोड़ बजट में मार्च के अंदर, वो ये उसका करीब करीब 5% है। लेकिन आप जरा समझिए, 2,95,000 करोड़ का आपने खर्चा प्रेडिक्ट किया और आप ये 2-2.25 लाख करोड़ और आप ऑलरेडी घाटे में हो और आपने एकाएक एक ऐसा डिसीजन ले लिया, ये 12,000 करोड़ रुपए लोगों के पास जा चुका है। तो आपको समझना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार ने किसी दूसरे हेड में कटौती करके
किसी दूसरे हेड से पैसा निकाल कर ये पैसा इमीडिएटली सर्कुलेट कर दिया। अब चूंकि चलो ये तो अच्छा हो गया कि सरकार वापस आ गई है, लेकिन अब क्या करेगी सरकार? आप जरा सोचिए। सरकार अब जब एक नया बजट प्रोड्यूस करेगी या कुछ नए इनकम के सोर्सेस तो है नहीं सरकार के पास, ये पैसा कहां से आया ये सरकार कैसे बताएगी? क्योंकि इनकम का कोई नया सोर्स नहीं है। या तो केंद्र से कोई अनुदान आएंगे, वो आएंगे तो देखे जाएगा। अगर नहीं भी आएंगे तो चूंकि ये बिहार की महिलाओं के लिए किया गया है, तो ये बिहार सरकार की खुद की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि इस खर्चे का जो इनकम का सोर्स है, यानी ये खर्चा कहां से क्रिएट किया जाएगा, उसका वो खुद उसका स्रोत क्रिएट करे। क्योंकि बिहार सरकार ऑलरेडी घाटे में है। आप 3 लाख करोड़ के खर्चे कर रहे हो, आपको 2 लाख करोड़ की आय हो रही है। और अगर केंद्र बिहार को ये देता है, हो सकता है दे भी, क्योंकि वो जब डबल इंजन की बातें करते हैं, और ये डबल इंजन का जो मुहावरा है, ये आर्थिक योजना के हिसाब से या आर्थिक विश्लेषण के हिसाब से अगर हम समझे तो ये बहुत बड़ा पक्षपात है। यानी ये एक तरीके से लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहित करता है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, वहां हो सकता है कि आपको उतनी बड़ी वित्तीय सहायता ना मिले। हम हमारे देश में देख रहे हैं कई ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं। हो सकता है वहां डबल इंजन सरकार नहीं है तो उन्हें उससे की वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो 12,000 करोड़ का सरकार ने खर्चा कर दिया है, पहली बात तो नीतीश बाबू की सरकार अब चुनाव आने के बाद अब अपने बजट में किस हेड से इसको कंपनसेट करेगी। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं आंकड़ों के हिसाब से, आप जरा गौर फरमाइएगा। मेरे पास बिहार सरकार का बजट है जिसको मैंने विश्लेषण किया, पढ़ा। आप देखिए इनका जो 2023-24 में इन्होंने बजट में जो इन्होंने वित्तीय घाटे की या राजकोषीय घाटे की बात की थी, वो बोला था कि वो तकरीबन 3% होगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों वो कितना हुआ? वो आंकड़ा जाके पहुंचा करीब 9% पर। और इसी तरीके से 2024-25 में, यानी पिछले साल में, इन्होंने जो आंकड़ा प्रोड्यूस करने की कोशिश की, बजटेड था वो 3% था, वो भी 9% से ऊपर हुआ। यानी सरकारें कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से जनता को एक तरीके से मैं बहुत क्लियरली बोलूं तो मिसगाइड किया जाता है। खर्चे सरकार कुछ अनुमानित करती हैं और डेफिनेटली बजट घाटे में होते हो कि इनकम कम है, तो सरकारें कहती है जी हमने 2-2.5-3% पर घाटे का बजट लेके आएंगे। लेकिन बीचों बीच में कोई नए खर्चे आ जाए, चलो कोई आकस्मिक खर्चे हुए वो समझ में आता है, लेकिन चुनाव आने के कारण आपने एक आकस्मिक खर्चा किया। हाँ, महिलाओं पे जो खर्चा किया है मैं इसको आकस्मिक हेड में ही डाल रहा हूं, मैं इसको कॉन्टीजेंट हेड में ही डाल रहा हूं, क्योंकि ये खर्चा अप्रैल या मार्च के महीने में जब आपने बजट दिया था तब पूर्वानुमानित नहीं था। जैसे कोरोना महामारी आई थी तो उस समय जो खर्चे एकाएक हुए वो आकस्मिक खर्चे होते हैं। आकस्मिक खर्चों के कारण अगर आपका बजट का घाटा बढ़ता है तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है बढ़िया हो कि अगर डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार को अनुदान मिल जाए और वो वीमेन एम्पावरमेंट को फाइनेंशियल वेलफेयर के माध्यम से ड्राइव कर ले। और अगर ये नहीं होता है तो ईमानदारी से 25-26 के बजट को इनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 25-26 खत्म होने में अभी 5 महीने हैं, उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। और उस रिवाइज बजट में आप ये पाएंगे कि जो राजकोषीय घाटा है वो अब सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसे शुरू में 3% रखा था, और वो क्यों बढ़ा? वो इस घोषणा के कारण बढ़ा। तो कहना ये चाहता हूं कि आज से पहले हम लोग अक्सर कहते थे कि आपके बिल माफ कर दिए जाएंगे, आपको कोई चीज सस्ती कर दी जाएगी। वो सस्ता करना तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि वो सस्ता कर दिया जाएगा, यानी वो फ्यूचर में होता था, उसके लिए एक अलग से प्रोविजंस किए जाते थे। लेकिन ऑलरेडी हुए प्रोविजंस में आपने कैंची लगा दी, ये कहीं ना कहीं एथिकल नहीं लगता है, ये नैतिक नहीं लगता है, ये अकाउंटिंग के हिसाब से ये अनप्रोफेशनल लगता है। बाकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लोकतंत्र ने हम सब ने प्रूव किया, एक बहुत भारी संख्या में बिहार में वोट हुए। थैंक यू।